नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की इस परिचर्चा में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधारों की अगली कड़ी में। और जैसा हमने कहा था कि कम से कम 3 दिन हमें चाहिए, एक बड़ा टॉपिक है, तो तीसरा दिन है और आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको कवर करने के लिए। स्वागत है वंस अगेन आप सभी लोगों का ऑन फेसबुक लाइव। और धार्मिक सामाजिक सुधारों की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए भारत में ब्रिटिश काल में, उनके बारे में। पारसी धर्म में क्या हुआ, ईसाई धर्म में क्या हुआ और सिख धर्म में क्या हुआ। हिंदू धर्म का हमने ऑलरेडी 2 दिन में चर्चा की है, आज इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग बाकी फिर इनके विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे कि इनके क्या क्या परिणाम और प्रभाव पैदा हुए। जो लोग हमारे बीच में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। डॉक्टर सौरभ राजपूत है एटा से, गुड इवनिंग, नमस्कार डॉक्टर साहब। उत्तम राहुल राजपूत हैं। अभिनव रतन लोधी हैं, गुड इवनिंग अभिनव। इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र ब्रह्मानंद एकेडमी हमारे बीच में बांदा से, ओम प्रकाश राजपूत जी, नीलम राजपूत, हिमांशु लोधी, लोधी प्रशांत वर्मा, राम लोधी यूपी, गौरव लोधी राजपूत, आरबीएस लोधी राजपूत, महेश लोधी, उसके अलावा कृष्ण गोपाल लोधी, भूपेंद्र सिंह लोधी, रवि राजपूत, दिगंबर दयाल लोधी, रविंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, हरीश लोधी, हिमांशु लोधी, रामचंद्र वर्मा जी लोधी, हरिओम राजपूत जी, राजू प्रसाद, डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा, पूनम राजपूत, योगेश कुमार, गुड वर्क राजपूत, यश, सुनीता राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, विमलेश राजपूत लोधी, पीके प्रेमी, धीरज कुमार कासगंज, धर्मेंद्र कुमार लोधी, सुखदेव सिंह लोधी लोधी, उर्वेंद्र धीरज कुमार कासगंज, हरिमोहन राजपूत जी, इंजीनियर राजू राजपूत, चंद्र प्रकाश जी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, विद्या नरवरिया हमारी मध्य प्रदेश से मौसी हमारे साथ हैं, विपिन कुमार राजपूत लोधी, शैलेंद्र राजपूत, उसके अलावा मनीष लोधी राजपूत, एचआर राजपूत, गिरीश भारत, भानु प्रताप सिंह राजपूत, मनोज राजपूत, रंजीत कुमार, दीपक राजपूत, संजीव राजपूत, भरोसा झांसी से हमारे साथ में हैं, आकाश सिंह राजपूत। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे बीच जुड़ेंगे, तो सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इस्लामिक जो रिफॉर्म्स हुए हैं, किस तरीके से किन किन लोगों ने, किन किन संस्थाओं ने भारत में इस्लामिक जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उसकी बात की थी। और अलीगढ़ आंदोलन, आपने जैसा कल हमने चर्चा की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्यों अस्तित्व में आया, क्या थी इसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी और क्या उसने कार्य किए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। लोधी गिरिजेंद्र जी, हरीश लोधी, कुमकुम लोधी, राजपूत यश, और उसके अलावा हमारे साथ लोधी लाला भैया सिंह, भूप सिंह जंघेल, अच्छा चलिए, अनिकेत वर्मा एटा से, सोहन राजपूत, गुड इवनिंग, संगीत लोधी राजपूत, सुनील सिंह जी, लोकपाल सिंह, दिनेश श्वेता सिंह, डॉक्टर अभिनव रत्न लोधी, राकेश राजपूत, एचआर राजपूत, भंवर सिंह नरवरिया साहब, सत्यपाल सिंह राजपूत, राम किशन राजपूत जी, चलिए नमस्कार, दीपक राजपूत अलीगढ़ से, हेलो दीपक, गुड इवनिंग, कैसे हो। शशि भूषण सिंह मुंबई से, अभिलाष राजपूत, यश राजपूत, आयुष्मान लोधी, चंद्रेश लोधा, जय हिंद राजपूत, वीरेंद्र लोधी, हिरेंद्र प्रताप लोधी, उसके अलावा लक्ष्य स्वयंसेवक कासगंज, ओके, धीरज कुमार लोधी अजमेर राजस्थान, मान सिंह लोधी जी फरीदाबाद से, सुनील राजपूत जी, बिहारी लाल महान साहब कैसे हैं, महोबा से, बढ़िया हैं सब लोग महोबा में, योगेश कुमार जी अलीगढ़ से, सुखदेव सिंह लोधी, अच्छा सुखदेव सिंह लोधी अयोध्या से हैं, वेलकम सुखदेव जी। चलिए, योगेश सिंह जी, राजू लोधी, बिहारी लाल महान साहब और देवीराम राजपूत जी। अब हमारे साथ 150 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग शुरू करते हैं भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों की अगली श्रृंखला। और कल हमने चर्चा की थी ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाकी जो हिंदू धर्म के जो धार्मिक सामाजिक सुधार थे उनके विषय में।
आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म में ये सुधार किस तरीके से हुए। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और इसकी शुरुआत में 3-4 जो है उनके अलग अलग संगठनों के माध्यम से इस्लामिक सुधारों की शुरुआत हुई भारत में। जैसे आपने सुना होगा बहावी आंदोलन, तो एक उसमें बहावी आंदोलन था। उसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन, जिसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। एक आपने नाम सुना होगा देवबंद, जहाँ से वो फतवे आपने अक्सर सुनते होंगे कि फतवा जारी कर दिया देवबंद ने, एक देवबंद आंदोलन था। और एक आपका अहमदिया आंदोलन। ये 3-4 बड़े प्रसिद्ध जो है आंदोलन रहे हैं मुस्लिम समाज में, जिन्होंने अपने मुस्लिम समाज की अंदर की कमियों को दूर करने का और मुस्लिम समाज को एक नई दिशा देने का एक दर्शन और एक विचार उन्होंने प्रतिपादित किया। जो लोग बाद में जुड़े हैं, जैसे गौरव शिक्षार्थी हैं, नीरज राजपूत हैं, कई लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। आप लोग क्योंकि थोड़ा लेट हो गए जुड़ने में, कोई नहीं, सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला जो आंदोलन था इस्लाम में, उसकी शुरुआत होती है बहावी आंदोलन से। फैक्ट जो हैं केवल फैक्ट हैं, आपको फैक्ट समझने हैं और जितने आप याद रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। यह आंदोलन 1828 से लेकर 1870 तक चला। बहावी आंदोलन 1828 से लेकर के 1870 तक चला और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। और सैयद अहमद बरेलवी गए थे मक्का हज करने के लिए और वहाँ पर उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। और अब्दुल वहाब जो है इसके प्रवर्तक थे, किसके? बहावी आंदोलन के। और ये आंदोलन भारत में वो जब लेके आए तो भारत में इसका जो प्रमुख केंद्र था पहले शुरुआत में वो था सिथाना, जो पंजाब में पड़ता था, लेकिन बाद में बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया भारत में पटना। अच्छा, और उसके अलावा इसका जो बहावी आंदोलन का मुख्य विषय क्या था कि इनको ये लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों ने मुग़लों से सत्ता छीनी है। मतलब अंग्रेज़ों ने एक तरीके से इस्लाम को गद्दी से हटा करके अंग्रेज बैठ गए, तो हम लोगों को इस तरीके के कार्य करने चाहिए कि दोबारा भारत में इस्लाम की पुनर्स्थापना हो सके। ये जो है बहावी आंदोलन का मानना था कि इस्लाम को पुनर्स्थापित करना हमें चाहिए। और इसे भारत का प्रथम एक तरीके से जिहादी आंदोलन भी कहा जाता है। मतलब इनका था कि धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म की स्थापना करना इनका कार्य था। और आगे चल करके नादिया जिला पड़ता है वेस्ट बंगाल में। बंगाल में नादिया जिला था, वहाँ पर टीटू मीर नाम के एक व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और सरकार ने फिर क्योंकि ये सरकार के भी अगेंस्ट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके भी अगेंस्ट थे भले खुल करके बहावी लोग। इसको फिर अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था। तो ज़्यादा लंबा नहीं चला, 1828 से लेकर 1870 तक, लेकिन बड़ा प्रभाव था इसका। इस्लाम के एक बहुत बड़े वर्ग पर इसका प्रभाव था बहावी आंदोलन का। और पंजाब से लेकर के बंगाल और बिहार, पटना इसका मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का। तो ये एक आंदोलन इस्लाम के रिवाइवल के लिए था। इसका ये मानना था कि पुनः इस्लाम की पुनर्स्थापना की जाए, क्योंकि सत्ता अंग्रेज़ों ने हमसे छीनी है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अंग्रेज़ों से सत्ता वापस लेकर के इस्लाम की पुनर्स्थापना करें। ये है हमारा बहावी आंदोलन। इसमें आपको अब्दुल वहाब याद रखना है, अरब का, जो इसका प्रणेता था। भारत में सैयद अहमद बरेलवी इसको लेकर के आए। सिथाना जो नामक स्थान था पंजाब में, वो पहले इसका केंद्र था। आगे चल करके इसका केंद्र पटना हो गया था। क्या था इसका मकसद? इसका मकसद था इस्लाम की पुनर्स्थापना करना, बहावी आंदोलन की। और सरकार और बाकी दूसरे धर्मों के प्रति बहुत मुखर तरीके से ये आलोचक था। इस कारण से सरकार ने फिर इसका दमन कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में उस समय, तो ज़्यादा लंबा नहीं चला, केवल आप समझ सकते हैं 50 साल के आसपास ये आंदोलन चला। 50 साल में ही इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो मैं देखता हूं। अगर कोई और बहुत काम की महत्वपूर्ण चीज़ हो, वैसे अगर इतना भी है तो हमारा चलेगा। शाह वलीउल्लाह, उनका भी संबंध इस आंदोलन से था। और अंग्रेज सरकार ने सैनिक जो है बल प्रयोग करते हुए इस आंदोलन को दबा दिया। अब जो है अगला महत्वपूर्ण आंदोलन भारत में आता है इस्लाम का, वो है इस्लामिक सुधारों का आंदोलन, जिसको हम लोग इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां शुरुआत में क्या थे? शुरुआत में वो
अंग्रेजी जो ब्रिटिश जो सरकार थी भारत में, उसमें जुडिशल सर्विसेज में थे, यानी न्याय व्यवस्था में एक अधिकारी के रूप में वो भारत में कार्य करते थे। अगर हम सर सैयद अहमद खां की बात करें तो शुरू में वो जो है बड़े उदार थे। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा था कि हिंदू और मुसलमान मतलब भारत की दो आंखें हैं, ऐसा अभी उन्होंने लिखा था अपने आरंभिक जीवन में। बाद में चल कर के भारत में जिस तरीके से आंदोलन हो रहे थे और जिस तरीके से माहौल बन रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों के साथ चले गए, मतलब अंग्रेज़ों के पक्षधर होते चले गए सर सैयद अहमद खां। तो शुरू में सर सैयद अहमद खां जो थे वो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, और उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। लेकिन आगे चल कर के उनको ये लगा कि अगर भारत में हिंदू जो डोमिनेट अगर हो गया तो जो मुसलमान हैं उनकी शिक्षा और उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। पहले मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा अलीगढ़ आंदोलन के, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य शिक्षा को मुसलमानों के लिए उपलब्ध कराना, वेस्टर्न एजुकेशन को। जो राजा राममोहन राय सोचते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हिंदुओं को और सभी लोगों को मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खां ये चाहते थे कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनकी पुरानी शिक्षा है, खास करके धार्मिक शिक्षा है, इसलिए उनको आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। और मॉडर्न एजुकेशन खास करके यूरोप की जो पश्चिमी जो सभ्यता की शिक्षा है और अंग्रेजी वगैरह मुसलमानों को मिलनी चाहिए, तभी उनका उद्धार हो सकता है। तो एक तो सर सैयद अहमद खां का ये विचार था। उसके अलावा उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले स्कूल्स खोले थे, जिसका पहला प्रिंसिपल थियोडर बेक था, और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल थे आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ था 1920 में। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन में इनके साथ में कुछ प्रमुख नेता भी थे, जैसे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी आगे चल कर के बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह खोले। इससे पहले सर सैयद अहमद खां ने गाजीपुर में एक स्कूल खोला था और साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई थी। 3 उन्होंने किताब भी लिखी थी, 3 उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1870 में विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज ने इंडियन मुसलमान नामक की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत के मुसलमानों की क्या स्थिति है। और उस किताब में विलियम हंटर ने ये सजेशन दिया था कि भारत में अगर मुसलमानों को अपनी स्थिति अच्छी करनी है तो उन्हें अंग्रेज़ों के सहयोगी बन जाना चाहिए। इसी कारण से हम देखते हैं कि 1857 की जो लड़ाई थी, 1857 का जो पहला स्वाधीनता संग्राम था, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़ते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि बहादुर शाह जफर जो थे वो उस पूरे आंदोलन के नेता थे। लेकिन 1857 के बाद मुस्लिम जो है कांग्रेस की तरफ चले गए, अंग्रेज़ों की तरफ। अंग्रेज़ों ने एक मुसलमानों को बहकाया कि तुम्हारे हित यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तुम हमारे साथ में आ जाओ। और इसकी वजह से फिर मुसलमान धीरे धीरे बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ चले गए, और यहीं से भारत में एक तरीके से सांप्रदायिकता का बीज बनना शुरू हुआ। हिंदू और मुसलमानों में अलगाव की प्रक्रिया भारत में यहीं से शुरू होती है। और अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष समर्थन था। जैसे उसके जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम था थियोडर बेक, और आगे चल करके अलीगढ़ जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसी का एक प्रिंसिपल था जिसने मुस्लिम लीग भी बनवाई थी 1906 में। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और उसके अलावा इसमें हमें क्या और जानना है, सर सैयद अहमद खां, इनका जन्म 1917 में हुआ था दिल्ली में। 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। हाँ, और इन्होंने गाजीपुर में सबसे पहले 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अलीगढ़ स्कूल की स्थापना इन्होंने 1877 में की थी, जो आगे चल कर के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और 1920 में बना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया था सर सैयद अहमद खां ने? इन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को समाप्त कर दिया था। पीरी मुरादी का मतलब होता है, एक पीर होता है, उसका एक मुराद होता है, यानी गुरु और शिष्य के द्वारा गुरु को जो दक्षिणा दी जाती है, उस परंपरा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। कुरान पर इन्होंने एक टीका लिखी थी सर सैयद अहमद खां ने, और बनारस के एक राजा थे शिव प्रताप,
तो राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के इन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ये जो संस्था है ये सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। उसके अलावा और इनके जो कार्य हैं, इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। एक किताब का नाम था राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान का मतलब होता है जो अंग्रेज सरकार थी उसके लॉयल। दूसरी किताब का नाम था तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक में मुस्लिम समाज में बातचीत करना और जो शिष्टाचार है उस पर थी। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर भी सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। तो जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं और ये सब ध्यान में रखने चाहिए। 3 किताबें थी, राजभक्त, तहजीब उल अखलाक और असबाबत ए बगावत ए हिंद। ये 3 इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताबें थीं। उसके अलावा अब हम इनका विश्लेषण करते हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन का। तो अब सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ आंदोलन शुरू क्यों हुआ। अलीगढ़ आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो ये थी कि जो मुसलमान है भारत में, मुसलमान जो वर्ग था वो क्या था, सत्ता पक्ष का वर्ग था। यानी एक तरीके से अंग्रेजों ने जो सत्ता छीनी थी वो मुसलमानों से छीनी थी। तो बहुत सारे मुसलमानों को लगता था कि हम हिंदुस्तान के स्वामी हैं और उनका पढ़ाई लिखाई का तरीका अरबी, फारसी, ये सारी भाषाएं थी। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो हम लोग देख चुके हैं 1813 के बाद। उसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू जो लोग थे जैसे राजा राममोहन राय और उनके साथी, उन्होंने बहुत तेज़ी से पश्चिमी शिक्षा को पकड़ लिया। इसके कारण उनका संपर्क जो है ज़्यादा होने लगा अंग्रेजों से और अंग्रेजों के माध्यम से रिफॉर्म कराने लगे वो हिंदू व्यवस्था में। सर सैयद अहमद खान को ये बाद में समझ में आया कि अगर हम अंग्रेजों से दूरी बना के रखते हैं तो मुस्लिम जो है पाश्चात्य शिक्षा से दूर रहेगा और मुस्लिम अगर पुरातन शिक्षा में जकड़ा रहा तो वो कभी भी ना तो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता है और ना ही अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की जो व्यवस्था होगी उसमें अपना स्थान हासिल कर पाएगा। तो राजा राममोहन राय ने जैसे पाश्चात्य एजुकेशन की बात की थी उसी तरीके से सर सैयद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के विकास के लिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन अपनानी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर अलीगढ़ से इसकी शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे करके इस्लाम में भी, मतलब मुसलमान समाज में भी लोग इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने लगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान का जो आंदोलन था उसकी एक कमजोरी ये थी कि पुरुषों तक ये सीमित रहा, महिलाओं की शिक्षा की इसने कोई बात नहीं की और बहु विवाह, मतलब एक पुरुष द्वारा कई पत्नियों के विवाह करने को उन्होंने सही ठहराया। बाल विवाह को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा ठोस अवधारणा नहीं दी। तो एक तरीके से इनका जो आंदोलन था वो मुस्लिम पुरुष वर्ग पर केंद्रित रहा। पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा की जो उन्होंने बात की वो मुस्लिम पुरुषों तक सीमित रही, बाकी महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिला और समाज में जो और कुरीतियाँ थीं उन और कुरीतियों पर कोई कार्य नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप आगे चल करके जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन पॉलिटिकल हो गया और हम देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन के बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने जाकर के मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी ढाका में। और वो मुस्लिम लीग जो है क्या हो गई, वो मुस्लिम लीग जाकर के समर्थक हो गई अंग्रेजों की। और इसी कारण से आप देखते हैं कि भारत में बंगाल विभाजन जैसा एक फैसला भी हुआ मुस्लिम लीग की मांग पर। तो इनकी जो बहुत सारी चीज़ें थी शिक्षा के लिए वो ठीक थी लेकिन वो जज नहीं कर पाए। दूसरा, कांग्रेस का जो भारत की आज़ादी का आंदोलन था कि हमको देश को आज़ाद कराना है, इसको इन्होंने शंका की दृष्टि से देखा और हमेशा उसका विरोध किया। इस कारण से भी केवल मुस्लिम वर्ग तक ये सीमित होकर रह गए, बाकी व्यापक जन समर्थन इनको नहीं मिला। बल्कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तमाम लोग काम कर रहे थे और बल्कि उनकी स्वीकार्यता सभी समाजों में बढ़ती चली गई। उसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन में इन्होंने अपने जीवन के 2 उद्देश्य बनाए सर सैयद अहमद खान ने। पहला उद्देश्य था अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना। एक्चुअली था क्या, 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में क्या हुआ कि विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर था जो मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये विद्रोह मुसलमानों ने किया है, इसलिए 1857 में के बाद अंग्रेज मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखने लगे और 20-25 साल तक मुसलमानों की दुर्गति हो गई भारत में।
तब सर सैयद अहमद खां और इनको एहसास हुआ कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे जो कुछ भी अधिकार थे वो सारे छीन लिए जाएंगे। इसलिए इनका ये काम था कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ में जोड़ा जाए ताकि उस व्यवस्था का लाभ लिया जाए। इसलिए कांग्रेस इत्यादि तमाम नेशनल मूवमेंट का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा इनका उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन इसकी सीमा क्या थी? इसकी सीमा ये थी कि केवल पुरुषों तक रहा। इन्होंने महिलाओं के लिए किसी भी शिक्षा इत्यादि के बारे में बात नहीं की। और इन्होंने एक अखबार, वो जो मैंने बताया तहज़ीबुल अखलाक पत्रिका जो इनकी थी वो मैंने आपको बता दी। और राजभक्त का मतलब ही था कि हम सरकार के भक्त हैं, लॉयल है। ये इन्होंने किताब लिखी थी। उसके अलावा कुरान की इन्होंने व्याख्या की थी, कुरान पर टीका लिखी थी और कुरान को इन्होंने समझाया था कि किस तरीके से लोग अपने लिए इसको उपयोगी कर सकते हैं। इन्होंने एक हंटर कमीशन आया था, आपको याद होगा, शिक्षा के लिए 1882 में हंटर कमीशन पढ़ा था हमने एजुकेशन के लिए। तो हंटर कमीशन के सामने इन्होंने एक गवाही दी थी। उस गवाही में इन्होंने क्या बोला था, इसको सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। मुसलमान ऐसी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहते जहां अन्य संप्रदाय के लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि मुसलमान उन्हें अपने से निम्न स्तर का मानते हैं। तो इनके दिमाग में ये था कि मुसलमान उच्च होते हैं। इस कारण से भी इन्होंने एक तरीके से अलग चीज़ों की मांग करना शुरू की। क्लियर? और उसके बाद पूरा का पूरा अलीगढ़ आंदोलन आपने देखा ही है किस तरीके से ये सारा चला। बस जैसा मैंने कहा कि इनकी शिक्षा और इनके जो सुधार थे, धार्मिक सुधार, केवल पुरुषों तक थे। इसमें स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं थी और स्त्रियों को एक तरीके से गृहिणी या घरेलू के रूप में ही ये स्वीकार करते थे। आगे चल करके एक और सवाल आता है कि अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था मिस्टर आर की बोल्ड। अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल मिस्टर आर की बोल्ड और अलीगढ़ कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे मोशी उल मुल्क। इन दोनों ने मिलकर के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के साथ मिलकर के 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब सवाल ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध क्यों करते थे ये लोग, क्या इसकी वजह थी? तो इसके कारण मैं आपको बता दूं, सर सैयद अहमद खां तथा उनका अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ से ही अंग्रेजों की सहानुभूति पर निर्भर था, ये फैक्ट है। उसके अलावा ये आवश्यक था उनके लिए कि अगर अंग्रेजों का सहयोग चाहिए तो अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले किसी भी आंदोलन से उन्हें अपने आप को अलग रखना होगा। इस वजह से ये लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को दूर रखते थे। क्लियर? दूसरा क्या था, ये पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, खुद पढ़े लिखे आदमी थे। आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार में ये उस समय जुडिशियल सर्विसेज में थे। उसके अलावा उनको ये लगता था कि अगर भारत में किसी तरीके से व्यवस्था का परिवर्तन होता है तो अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक मुसलमानों के तुलना में अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनका अपना एजम्पशन था। इस कारण से इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों के पक्ष में सहयोग नहीं किया। अब आगे जो हम बात करते हैं, चार जो है आधार थे इनके अलीगढ़ आंदोलन के। क्या था? हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हैं, ये इनका स्पष्ट मानना था। दूसरा था भारत में जनतंत्र के आधार पर प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करने तथा असैनिक सेवाओं की परीक्षा भारत में करने से मुसलमानों के हितों की सुरक्षा संभव नहीं हो सकेगी क्योंकि उनकी संख्या कम है, ये भी इनका मानना था। और क्या इनका मानना था? मुसलमानों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही अपने हितों के बारे में सोचना होगा। मतलब एक तरीके से अंग्रेजी राज के ये समर्थक हो गए थे। और चूंकि मुसलमानों के हित अंग्रेजों के हाथों में सुरक्षित हैं, अतः राजनीति से पृथक रहकर अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करना चाहिए मुसलमानों को अंग्रेजों के संरक्षण में। ये सारी की सारी सोच किसकी थी? सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन की। और अलीगढ़ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने व्यापक स्तर पर मुस्लिम जन समुदाय को प्रभावित किया। और आज तक भी आप देखते होंगे कि अलीगढ़ में जो है विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ में आज भी वर्ल्ड लेवल का विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ में आज भी चलता है। और तमाम पाश्चात्य वेस्टर्न के और अरब देशों के और भारत के तमाम हिस्सों के लोग जो है उसमें पढ़ने आते हैं। तो ये था हमारा अलीगढ़ आंदोलन। अब हम आगे आते हैं देवबंद। तो देवबंद का नाम आपने सुना होगा। देवबंद एक बेसिकली कस्बा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहाँ पे एक कस्बा है देवबंद। और टीवी में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि फतवा जारी कर दिया, देवबंद ने अपना फतवा जारी कर दिया। तो पहले तो हम ये समझ लें कि फतवा होता क्या है, कई सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। फतवा बेसिकली, फतवा का मतलब होता है राय, ओपिनियन। फतवा का बेसिक मतलब ओपिनियन होता है।
और फतवा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि जारी कर दिया तो माना जाएगा, वो एक राय होती है। लेकिन कुछ लोग इसको धर्माज्ञा या धर्मादेश के रूप में भी जोड़ते हैं कि ये धर्माज्ञा या धर्मादेश है, लेकिन फतवा का मतलब राय होता है। और देवबंद जो है क्या है, वो कई सारे विषयों पर अपने फतवे देता रहता है। तो देवबंद क्या था, ये भी मुस्लिम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक श्रृंखला थी। 1867 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद कासिम, ये नाम चाहें तो आप लोग याद रख सकते हैं, 1867 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में उलमा होते हैं मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, इन लोगों के एक दल ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक मदरसे की स्थापना की, जो आगे चल करके देवबंद की शाखा या देवबंद का केंद्र कहलाया। और यहाँ का जो मुख्य इनका जो विषय था वो क्या था, देवबंद का जो मुख्य विषय था वो कुरान और हदीस के बारे में चर्चा करना, उसके बारे में निर्णय देना, उसके बारे में राय देना। अब सवाल आता है कि ये कुरान क्या था, कुरान क्या था और हदीस क्या था। तो जो कुरान है, बेसिकली कुरान वो है जो पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने सुनाया, क्लियर, वो है कुरान। और हदीस क्या है, हदीस में पैगंबर की शिक्षाएं हैं, जो पैगंबर ने शिक्षाएं दी कि लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको कहते हैं हदीस। तो देवबंद का जो आधार है वो ये कुरान और हदीस है, यानी कुरान की व्याख्या करना और हदीस की व्याख्या करना, यही देवबंद का काम था। लेकिन देवबंद ने जो है मुस्लिम समाज में फैली हुई तमाम जो विसंगतियाँ कह सकते हैं, रूढ़ियाँ कह सकते हैं, कार्य प्रणालियाँ कहते हैं, उन सब के बारे में अपने व्याख्याएं की और कुरान और हदीस के आलोक में बताया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो देवबंद आंदोलन था वो मतलब अलीगढ़ आंदोलन की तुलना में उसके अपोजिट था। जैसे अलीगढ़ आंदोलन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का सहयोग नहीं किया, लेकिन देवबंद आंदोलन ने इसका सहयोग किया। देवबंद आंदोलन ने महात्मा गांधी का भी सहयोग किया। देवबंद के आंदोलन ने हमारा जो आपका असहयोग आंदोलन है, इन सब में भी सहयोग किया। महात्मा गांधी भी उससे जुड़े हुए थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उससे जुड़े हुए थे। तो देवबंद का काम, देवबंद हालांकि केवल अपने आप को ये मान के चलता था कि इस्लाम की जो मूल परंपरा है वो कुरान है, हदीस है, और हम लोगों को इस्लाम धर्म में जो सुधार है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि हिंदू धर्म में सुधार का आधार केवल और केवल वेद है, अगर हम वेदों की ओर चले जाएं तो हम हिंदू धर्म में सुधार कर सकते हैं। उसी तरीके से देवबंद ये मानता था कि कुरान और हदीस की अगर सही व्याख्या कर दी जाए तो इस्लाम में व्यापक सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन देवबंद का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में पूरा सहयोग रहा, महात्मा गांधी का भी सहयोग किया, असहयोग आंदोलन का सहयोग किया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग देवबंद से जुड़े रहे। तो ये देवबंद आंदोलन था। हालांकि आगे चल करके इसमें कट्टरता आना शुरू हो गई, जो आप लोगों ने आगे भी देखी होगी। लेकिन भारत की आज़ादी के समय पर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके से आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़ा रहा, क्लियर। और आगे हम चलते हैं कि दूसरे जो सामाजिक सुधार हैं उसमें एक जो टॉपिक है जो खास करके अछूत या डिप्रेस्ड जो क्लास थे, दलित वर्ग जो था, उसको लेकर के जो आंदोलन हुए, चाहे वो ज्योतिबा फुले के आंदोलन हो, चाहे वो केरल के कलप्पन के आंदोलन हो, चाहे वो नारायण गुरु के आंदोलन हो, इनको हम लोग अलग से एक टॉपिक बना रहे हैं जिसमें हम लोग वंचित जो समाज था, जिसके साथ भेदभाव होता था, उस समाज के बारे में हम लोग अलग से एक सेशन रखेंगे ताकि क्रमबद्ध तरीके से हम इसकी चर्चा करें कि ज्योतिबा फुले की भूमिका क्या थी, नारायण गुरु की भूमिका क्या थी, एजवा आंदोलन क्या था, मंदिर आंदोलन क्या था दक्षिण भारत में, उसके अलावा हमारा जो डॉक्टर अंबेडकर है उनके क्या योगदान थे। तो उसका एक टॉपिक मैंने डिजाइन किया है, उसको अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोशल रिफॉर्म्स, मतलब मॉडर्न इंडिया में जो भारत में सामाजिक सुधार हुए उसका ही ये हिस्सा है, लेकिन उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा अलग से कवर करेंगे। अभी और हम देखते हैं और क्या हुआ इस बीच में। अगर सिख धर्म की हम बात करें तो सिख धर्म में एक कूका विद्रोह हुआ था जिसमें राम सिंह कूका थे। उन्होंने एक धार्मिक मुहिम शुरू की थी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। तो एक आंदोलन राम सिंह कूका के समय होता है जिसको हम लोग नामधारी के आंदोलन भी कहते हैं। और 1820-21 में अकाली जो थे, एक अकाली आंदोलन हुआ 1820-21 असहयोग आंदोलन के समय, जिसमें
जो गुरुद्वारे थे उनसे भ्रष्ट महंतों को हटाना हो। फैक्चुअल हैं, दो छोटे से हैं, उनको आप लोग याद रखिएगा, राम सिंह का कूका और बाकी अकालियों का गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को हटाना। उसके अलावा अगर हम एक और जो आंदोलन है वो है हमारा पारसी समाज में और एक ईसाई समाज में, उसको भी हम लोग देखेंगे। और एक बीच में सामाजिक आंदोलन भारत में चला जिसको हम लोग कहते हैं राधा स्वामी सत्संग। आप सभी लोगों ने सुना होगा राधा स्वामी सत्संग ब्यास, खास करके यूपी वाले बहुत जानते होंगे इसको। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इसके बने हुए हैं, वो मतलब इनका जो जहाँ पे वो एक तरीके से एक पूरा बाउंड्री बना करके घेर लेते हैं और उसके अंदर इनके सत्संग होते हैं। सो क्या था राधा स्वामी सत्संग व्यास और क्या थी इसकी समाज सुधार की परिकल्पना, ये भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। 1861 ईस्वी में स्वामी शिवदयाल ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की 1861 में, और ये अपने आप को गुरु मानते थे, ईश्वर के अवतार मानते थे। और इनका ये कहना था कि ये जो अच्छा एक और चीज़ शायद छूट रही है, मैं अभी देख लूँ आपको। एक छोटा सा आंदोलन इस्लाम में और छूट गया है, उसको भी हम लोग चर्चा कर लें। छोटा सा है, केवल 3 पॉइंट है। एक और आंदोलन था जिसका नाम था फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन क्या था? 19वीं सदी में बंगाल के ढाका और फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह ने शुरू किया था, और ये इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत पर जोर देता था एवं मुसलमानों को भेदभाव एवं शोषण से बचाना इसका कार्य था फराजी आंदोलन का। ये बंगाल में शुरू हुआ था और 1840 में इसको जो है हाजी शरीतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने क्रांतिकारी तैयार किए, और जो जमींदार थे उन जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन चला था, फराजी आंदोलन बंगाल में। और क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर जमींदार हिंदू थे और किसान मुसलमान थे, इसलिए आगे चल करके फराजी आंदोलन धार्मिक आंदोलन हो गया मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों के बीच में। तो एक ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और छोटा सा आंदोलन हुआ था मुस्लिम धर्म की तरफ से मुस्लिम समाज में, वो था अहमदिया आंदोलन। मैं फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद नाम के एक व्यक्ति ने 1889 ईस्वी में शुरू किया था। मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईश्वर का पैगंबर कहता था, इसने ये 1889 में शुरू किया था। क्योंकि इसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद था, इसलिए इस आंदोलन को अहमदिया आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। और ये आंदोलन कादिया नामक जगह है गुरदासपुर जिला पंजाब में, वहाँ इसका केंद्र था, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली जो अहमदिया या कादियानी आंदोलन था बड़े उदारवादी सिद्धांतों पर था, और इसका मतलब था इस्लाम में आंतरिक सुधार करना, और जो जिहाद था, धर्म युद्ध था, उसका विरोध करना। और ये जो था मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम जो समाज सुधार या धर्म सुधार की परंपरा थी, उसमें कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था? तो जो मिर्जा गुलाम अहमद था, अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक, जो कि अहमदिया आंदोलन पंजाब में था, वो व्यक्ति अपने को कृष्ण का अवतार कहता था। क्लियर? सो ये हो सकता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मुझे याद आ गई। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था, और इसने क्या किया था? इसने अपने जो सिद्धांतों में बहुत उदारता लेके आया। इसने इस्लाम के कट्टरवाद को नहीं माना। इसने कहा कि हम सबको समन्वय बना करके आपसी प्रेम बंधुत्व इस पर कार्य करना चाहिए। इस कारण से ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ, और इसको सभी जो है अक्रॉस द रिलीजन इसका सम्मान होने लगा था मिर्जा गुलाम अहमद का। तो ये बड़ा काम की चीज़ है, आप लोग चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। अब राधा स्वामी सत्संग का, जैसे मैंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत 1861 ईस्वी में स्वामी शिवदयाल ने आगरा में की थी, और आगरा में बहुत बड़ा मंदिर भी है इनका आज भी। इन्होंने कहा अपने आप को, इन्होंने भी ईश्वर का अवतार माना, और अपने आप को ये गुरु कहते थे, और ये कहते थे कि हम ईश्वर के अवतार हैं, हमारी शरण में आओ, हम सभी का कल्याण करेंगे। जैसे कबीर, दादू, नानक, इसी तरीके से। और भक्ति मार्ग को अपनाते हुए राधा स्वामी सत्संग ने पूरे देश में भक्ति मार्ग के माध्यम से जन कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए कार्य किए। तो आज भी आपको उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में इसकी शाखाएं, खास करके आगरा के आसपास के जिले हैं, जैसे अलीगढ़ है, एटा है, कासगंज है, कन्नौज है। यहाँ पर आप जाएंगे इन जिलों में तो आपको इनकी शाखाएं और इनके सत्संग जो है बने हुए मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आता है पारसी धर्म में
समाज सुधार के आंदोलन। तो पारसी में कोई ज़्यादा नहीं है, पारसी भारत में बहुत कम संख्या में थे, लेकिन दो लोगों के आप नाम याद रखना इसमें। एक तो थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। और दूसरे इनके साथी थे जिनका नाम था एस बंगाली। तो आपको नाम से लग रहा होगा कि एस बंगाली कोई बंगाली होंगे, लेकिन बंगाली नहीं थे। एस बंगाली क्या थे? पारसी थे। और ये दोनों ही पारसी धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सभा बनाई थी 1851 में, जिसका नाम था रहनुमाई माजदियासाना सभा, जो पारसी धर्म में सुधार के लिए कार्य करती थी। और उसके अलावा इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सर दीनू शार्दुल जी, ये सभी लोग इसमें कार्य करते थे। और इनका काम था पारसी धर्म को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मजबूती प्रदान करना। तो हो सकता है कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके अलावा ईसाई धर्म में समाज सुधार के लिए कोई बहुत व्यापक आंदोलन भारत में हुई नहीं, क्योंकि वो पादरी बाहर से ही आते थे, यूरोप से, तो वो सारी चीज़ें पहले से ही करके लेके आते थे। अब उसके बाद आता है कि हमारे जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के परिणाम क्या हुए। तो इसके परिणाम क्या हुए, जैसा मैंने कहा कि राजा राममोहन राय ने धर्म के सुधार के अलावा समाज में व्याप्त सती प्रथा पर चोट की, कि सती प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, और उन्होंने उसके खिलाफ पूरे आंदोलन छेड़ दिया बंगाल में। आगे चल करके विलियम बेंटिक को कानून बनाना पड़ा, और राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त किया गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाए, जैसे नरबली प्रथा के खिलाफ, तो लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को बैन कर दिया। उसी तरीके से हम देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक आंदोलन चलाया कि जो महिलाएं विडो हो जाती हैं, विधवाएं हो जाती हैं, उनकी शादी होनी चाहिए, उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। तो ऐसे में आगे चल करके हम देखते हैं कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून भी भारत में पारित कर दिया गया। उसके अलावा भारत में पहले बाल विवाह की परंपरा थी। बाल विवाह मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, 6 महीने के बच्चे का विवाह कर दिया, 1 साल के बच्चे का विवाह कर दिया, इतनी कम उम्र में विवाह हो जाते थे। 6 महीने के बच्चे का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो इसको भी भारत के सभी लगभग, मतलब अगर हम अलीगढ़ आंदोलन को छोड़ दें और 1-2 आंदोलनों को छोड़ दें, तो लगभग सभी धर्मों के सामाजिक सुधारों की लिस्ट में इसका नाम रहता था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में हम देखते हैं इसमें खास करके 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया, और इसमें पारसी जो समाज सुधारक थे उनका बड़ा रोल था। खास करके BM मालाबारी, एक पारसी समाज सुधारक थे BM मालाबारी, उनकी सक्रियता के कारण अंग्रेजों को 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पास करना पड़ा, जिसमें कम से कम जो उम्र थी 12 साल कर दी गई। लड़कियों के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष कर दी गई, जो पहले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाता था। और जो एज ऑफ कंसेंट बिल था, जिसमें लड़कियों की उम्र कम से कम 12 साल कर दी गई, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा और क्या रहा इसमें, अच्छा, और सबसे पहले अगर कभी आता है कि ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो भारत में 1901 में बड़ौदा की रियासत ने इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार लड़की की उम्र 12 साल और लड़के के लिए 16 साल की उम्र कम से कम थी। तो बड़ौदा के राजा थे बड़े, मतलब एक तरीके से उदार थे और बड़े दूरदर्शी थे। बड़ौदा के राजा ने ही अपने यहाँ पर 1901 में बाल विवाह को एक तरीके से रोका, और साथ ही साथ 1906 ईस्वी में भारत में पहली बार प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी बड़ौदा के राजा ने दिया। तो बड़ौदा के जो राजा थे वो बहुत प्रगतिशील और जिसको बोलते हैं आधुनिक सोच के थे। उसके अलावा हम आगे अगर जाएं तो इन सुधारों के आंदोलनों के धार्मिक परिणाम क्या हुए, तो आपको पता है कि धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, उनमें धीरे धीरे कुछ कुछ सुधार हुए, लोगों को शामिल किया जाने लगा, और तमाम जो परंपराएं ऐसी चली आ रही थी उनको एक तरीके से सुधारने का, अमेंड करने का प्रयास भी इस समय पे आकर के हुआ। मतलब धर्मों में एक तरीके से ये कोशिश की गई, जैसे मंदिर आंदोलन शुरू हो गया कि मंदिर में सब जाने चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें भारत में धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो गई धर्म के मामले में। खास करके स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट, इन 3 लोगों के विचारों से प्रभावित होकर के तमाम सुधार लोगों ने धर्म के अंदर किए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद ही मूल हैं और पाखंड और मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बहुत सारे एरिया में ये सारी चीज़ें रुक गई थी। उसी तरीके से पश्चिमी बंगाल में ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राममोहन राय ने कहा
कि किसी भी कीमत पर मूर्ति पूजा और बहुदेववाद नहीं होना चाहिए। तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग एकेश्वरवादी हो गए, बड़ी संख्या में लोगों ने मूर्ति पूजा इत्यादि को रोकना शुरू कर दिया। हालांकि चीज़ें फिर से लौट के आ गई आगे चल करके, लेकिन बहुत हद तक रुकी थी। आज भी आर्य समाजी नहीं मानते, आज भी आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। आप अगर आपके यहाँ कोई आर्य समाजी होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन धार्मिक सामाजिक सुधारों के माध्यम से बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, बहुत सारे अखबार निकले, बहुत सारे मैगजीन, जैसे सर सैयद अहमद खां का मैंने बताया, राजा राममोहन राय का मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद का सत्याग्रह प्रकाश आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें देखेंगे, तो इनके माध्यम से बहुत अधिक साहित्य का सृजन भी हुआ। इन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से लोगों के बीच में रखा, अखबार और पत्रिकाएं छापी। तो एक तरीके से इन लोगों का योगदान इस क्षेत्र में भी रहा। तो कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने चीज़ें लिख करके समाज के सामने रखी। और क्या था, इन लोगों ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। जैसे मैंने कहा ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते थे, वो कहते थे कि स्वदेशी शासन, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भी कहीं बेहतर है। मतलब अगर हम लोग अपने ऊपर राज करते हैं, अपना शासन खुद करते हैं, चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन विदेशी सत्ता से वो अच्छा ही होगा। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद का बीज उन्होंने बोया। राजा राममोहन राय के देखिए, राजा राममोहन राय ने कहा कि जब तक भारतीय आधुनिक शिक्षा से परिचित नहीं होंगे, भारत का उत्थान नहीं हो सकता। और स्वामी विवेकानंद, वो तो मातृभूमि की इतनी पूजा करते थे, मातृभूमि को इतना मानते थे, इस कारण से उन्होंने पूरे जो है समाज में एक लहर पैदा कर दी लोगों के बीच में। किसकी? आत्मबल की, आत्मबल और आत्म सम्मान की। इसके कारण बड़ी संख्या में बंगाल के लोग क्रांतिकारी रास्ते पर चल पड़े और राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इनका प्रभाव केवल धर्मों तक या समाजों तक सीमित नहीं रहा। इससे इतर जाकर के, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन का मामला हो, चाहे फिर दूसरे कानून बनाने का मामला हो, कई सारे मामलों में, या पुस्तकें अखबार निकालना हो, कई सारे क्षेत्रों में इन लोगों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। क्लियर? और उसके अलावा मैं आपको इसका निष्कर्ष बता दूं, 19वीं शताब्दी में भारत में चले विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने देशवासियों के जीवन के हर क्षेत्र को जागृत किया। इसी जागृति ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल के कुछ आंदोलन ऐसे भी चले जिनके कारण भारत में सांप्रदायिक कट्टरता का विकास हुआ। जैसे अलीगढ़ आंदोलन, वो जो है गलत ट्रैक पर चला गया, और जिसके कारण भारत में दो राष्ट्र की थ्योरी भी आई, टू नेशन थ्योरी, जिसमें आगे चल करके भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। हालांकि इसके नुकसान भी हुए, जैसे कट्टरता की ओर भी बढ़े कुछ जो है आंदोलन, इसमें कट्टरता की ओर बढ़े, धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़े, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को, आधुनिक शिक्षा को नहीं माना, तो नुकसान भी उसका हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसे समय में जहां पर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर गुलामी का शिकंजा कस लिया था, वैसे माहौल में भारतीय धर्म और संस्कृति और यहाँ के जो समाज था, इसमें इतनी जड़ता और इतनी रूढ़ियाँ आ गई थी कि अगर भारत के लोग उस समय नहीं करते तो हो सकता है वो सारी परंपरा नष्ट हो जाती। तो एक रिवाइवल का काम, पुनरुत्थान का, पुनर्जागरण का कार्य इन लोगों के द्वारा भारत में किया गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है भारत का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसमें हमारा एक विषय बचता है जिसमें हम लोग बात करेंगे जो वंचित तबका था, उसके साथ में जो क्या दिक्कतें थी। हालांकि मैं आपको वो 19वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का आंदोलन है, यहाँ 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का एक आंदोलन है जिसको हम लोग आंदोलन नहीं कह सकते, एक व्यक्ति कह सकते हैं, ज्योतिबा फुले। उसकी मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो वंचित तबके के कल्याण करने वाले पहले व्यक्तियों में उनका नाम आता है। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और उसके माध्यम से जो भी दलित या इस तरह के जो लोग थे उनके उत्थान का उन्होंने कार्य किया। उसके अलावा ज्योतिबा फुले ने एक जो है संस्था बनाई थी, एक सत्य शोधक समाज, और उसके बाद उन्होंने स्कूल खोले थे और वो पहले व्यक्ति थे। और उन्होंने, उनकी पत्नी ने मिलकर के महिला एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था और लड़कियों के लिए भारत में पहली बार स्कूल ज्योतिबा फुले ने ही खोले थे। उसके अलावा ज्योतिबा फुले ने बिना ब्राह्मण के कोर्ट के द्वारा शादी को रजिस्टर कराने का कार्य किया था। वो पहले व्यक्ति थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण की शादी में आवश्यकता नहीं है, कोर्ट से भी शादी रजिस्टर करा के शादी मान्य हो सकती है। इसी तरीके से ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी है गुलामगिरी। कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी है, गुलामगिरी है, किसान का कोड़ा है।
तो उस किताब के माध्यम से तमाम तरह के पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास और समाज में जो विषमता थी उसको उन्होंने उजागर किया और बड़े पैमाने पर उनको वहाँ स्वीकार किया जाता था। बड़े पैमाने पर उन्होंने ऐसे निम्न जो तबका था उसके उद्धार के लिए ज्योतिबा फुले ने कार्य किए। इसी कारण से आगे चल करके उनको महात्मा की उपाधि दी गई, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई। सो ये उनका योगदान था इसी 19वीं शताब्दी में। बाकी जो आंदोलन होंगे वो सारे 20वीं शताब्दी के आंदोलन है, चाहे केरल के आंदोलन हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर का योगदान हो, चाहे गुरुवायूर आंदोलन हो, ये सारे 20वीं शताब्दी के आंदोलन है और उसको एक पैकेज के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। सो बाकी मैंने जो आपके सामने रखे हैं उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? हाँ, कोई इसमें थोड़े से फैक्ट ज़्यादा थे क्योंकि जो इस्लामिक रिफॉर्म्स हैं, इस्लामिक रिफॉर्म्स के बारे में आप सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी। इसके कारण से क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे फैक्ट हम लोगों को क्लियर नहीं रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली क्या है, ये समाज में सुधार के लिए और धर्म में सुधार के लिए दोनों तरीके से चल रहे हैं। लेकिन उसी समय क्योंकि भारत में ब्रिटिश रूल है तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी या ब्रिटिश सरकार के समर्थन में भी इन लोगों की एक्टिविटी हमें दिखाई देंगी, जिसकी हम लोगों ने पूरी की पूरी विवेचना की है। अगर महत्वपूर्ण की बात करें भारत में आप, तो इसमें अलीगढ़ आंदोलन को बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। कई बार आईएएस में इसको लेकर सवाल आया है, अलीगढ़ आंदोलन को लेकर के। चलिए, तो आज की चर्चा में हम लोग केवल इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग अब बढ़ेंगे भारत में स्वाधीनता के संग्राम की शुरुआत। तो हिस्ट्री में अब हम लोग शुरू करेंगे भारत में आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि अब तक जो है हमारा पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार हो, प्रेस का मामला हो, जुडिशरी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की विजय हो, वो सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों की गिरफ्त में है, सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अब हम स्वाधीनता आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से भारत में सबसे पहले किसानों ने, आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार को ललकारा और आगे चल करके 1857 में भारत में एक बड़ी क्रांति होती है, जिसमें भारत के बहुत सारे राजा महाराजा और भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो अंग्रेज सत्ता को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। और जब कामयाबी नहीं मिलती है तो अंग्रेज सरकार सख्ती करती है और उसके बाद आगे चल करके कांग्रेस का गठन होता है और कांग्रेस पर किस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी और किस तरीके से महात्मा गांधी आएंगे और फिर पूरे भारत के वो नेता बन जाएंगे। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो थोड़े से फैक्ट ज़्यादा थे इसलिए हमने केवल इन्हीं यहाँ तक सीमित रखा। जैसे आप स्वामी शिवदयाल को याद रखेंगे तो राधा स्वामी सत्संग से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो केवल ये आएगा कि राधा स्वामी सत्संग किसने बनाया, तो स्वामी शिवदयाल, ठीक है, आगरा में। उसी तरीके से देवबंद के बारे में जैसे मैंने कहा, देवबंद जो है कहाँ पर है, सहारनपुर यूपी में, किसने बनाया उसके नाम आप याद रखिएगा, नोमानी का। और उसी तरीके से अहमदिया आंदोलन हमारा जो था उसको याद रखिएगा। उसके अलावा आप जो है फरेजी आंदोलन है उसको याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन की मैंने बहुत डिटेल में आपसे सर सैयद अहमद खां और उनके जो सहयोगी थे उनकी चर्चा ऑलरेडी आपसे कर ली है। तो इतना आप याद रखेंगे तो इस एरिया के सारे क्वेश्चन लगभग आप कवर कर लेंगे। क्लियर? हाँ, अच्छा, कल सुबह जो है मॉर्निंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो सुबह का तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास कोई बहुत टॉपिक बचे नहीं है। सो कल सुबह मॉर्निंग से हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर यानी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करीब 30 से 40 क्वेश्चन पूछेंगे और 3 दिन तक हमारा क्विज चलेगा, जिसमें हम पूरे भारत का भूगोल, पूरे विश्व का भूगोल के क्वेश्चन पूछेंगे और उसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारा भूगोल रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर हम अगले विषय की ओर जाएंगे। सो कल के भूगोल के सेशन में मॉर्निंग में आप लोग तैयारी करके आइएगा ताकि हम लोग भूगोल को, ज्योग्राफी को रिवाइज कर लें और क्विज में हम लोग भाग ले सकें। सो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। भोजन का भी समय हो गया होगा, कितने बजे हैं? हाँ, थोड़ा सा हमने पहले कर लिया, करीब 9 मिनट हमने पहले सेशन कंप्लीट कर लिया। सो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहाबी आंदोलन मैंने आपको बताया, बहाबी आंदोलन बेसिकली क्या था, अब्दुल बहाब थे, कहाँ के? अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ भी सकते हैं। बहाबी आंदोलन अब्दुल बहाब थे मक्का के, उनकी तरफ से था और भारत में इसको लेके आए थे अहमद बरेलवी। और पहले जो ये आंदोलन का केंद्र था भारत में पंजाब में
सिथाना और बाद में चलकर शिफ्ट हो गया था ये पटना। क्लियर? चलिए, और कोई अगर आपका प्रश्न है तो हमारे पास 4-5 मिनट का समय है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं आज वाले टॉपिक से। आज का जो हमने टॉपिक कवर किया है खास करके इस्लामिक रिफॉर्म्स और पारसी और इसका जो हमने किया है अपना सिख और राधा स्वामी वाला। अगर यहाँ से कोई सवाल है तो चलिए, थोड़े से टफ है एक्चुअली। क्या अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा चीज़ों को। अगर 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा। सो चलिए, कोई किसी का ऐसा प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन को बाइंड अप करते हैं। और पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।